नमस्कार मित्रों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन चर्चा करेंगे अनिश्चितता और जोखिम की स्थिति में उपभोक्ता व्यवहार अर्थात कंज्यूमर बिहेवियर अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारे सामने अनिश्चितता और जोखिम की स्थिति उत्पन्न होती है तो किस प्रकार से हम व्यवहार करते हैं, अर्थात हम यहाँ उपभोक्ता के व्यवहार पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम बर्नौली परिकल्पना, न्यूमैन मॉर्गेस्टन विधि, फ्रीडमैन स्वेज परिकल्पना और मार्गोविच परिकल्पना पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जानेंगे इनके अंतर्गत किस प्रकार से उपभोक्ता व्यवहार कर पाता है जब हमारे सामने अनिश्चितता और जोखिम की स्थिति बनी रहती है। चलते हैं दोस्तों आज के इस टॉपिक पर, लेकिन उससे पूर्व मैं चर्चा करना चाहूँगा, जैसा कि हमने पीछे बात की थी उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसके अंतर्गत मुख्यतः हमने दो सिद्धांतों पर, दो विश्लेषणों पर चर्चा की, जिसमें है गणनावाचक विश्लेषण कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और दूसरा था क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसके अंतर्गत हमने मांग के नियम लॉ ऑफ डिमांड की विस्तार से व्याख्या की है। लेकिन दोस्तों वहाँ हमने अनिश्चितता अनसर्टेनिटी तथा जोखिम रिस्क को शामिल नहीं किया है। अर्थात हम यूँ कहें कि इन सिद्धांतों के अंतर्गत हमने अनिश्चितता तथा जोखिम की अवहेलना की है, परंतु जैसा कि हम जानते हैं वास्तव में उपभोक्ता को अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेना होता है, क्योंकि यह मान लेना कि जीवन में कोई जोखिम नहीं होता गलत होगा, क्योंकि जीवन में अनिश्चितता बनी रहती है। जैसे हमें रोज़गार का चुनाव करना है, किस प्रकार का रोज़गार हमें करना चाहिए, कहाँ हमें अधिक सफलता मिलेगी, उस रोज़गार के अंतर्गत हमें किस प्रकार की जोखिम हो सकती है इत्यादि, हमें कई प्रकार की अनिश्चितता बनी रहती है। इसी प्रकार निवेश करते हैं तो उस समय भी अनिश्चितता बनी रहती है। किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं और दीर्घकाल तक मिलने वाली संतुष्टि का अनुमान करते समय भी अनिश्चितता बनी रहती है। जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि बाज़ार से हम कोई भी वस्तु खरीदें, वो कितने समय तक हमें उपयोग में रहेगी, काम देगी, उसकी हम ठीक प्रकार से निर्धारण नहीं कर सकते, यानी अनिश्चितता बनी रहती है। इस प्रकार से कई हमारे सामने अनिश्चितता बनी रहती है, अनिश्चितता की स्थिति रहती है। लेकिन दोस्तों पूर्व के जो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है, जिसमें हमने उपभोक्ता के व्यवहार पर चर्चा की है, वहाँ इस प्रकार की अनिश्चितता तथा जोखिम को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन जिन के बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं, न्यूमैन मॉर्गेस्टन, जिसे एनएम थ्योरी यानी आधुनिक उपयोगिता का सिद्धांत भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत इन्होंने अनिश्चितता तथा जोखिम को शामिल किया है। परंतु दोस्तों यहाँ हम देखें कि अनिश्चितता तथा जोखिम में आखिर क्या अंतर है, होती क्या है अनिश्चितता तथा जोखिम, और हमें यहाँ पढ़ने की आवश्यकता क्यों बनी है। क्योंकि दोस्तों हमने जैसा कि अभी चर्चा की है कि हमारे जीवन में कई प्रकार की जोखिम या अनिश्चितता बनी रहती है। जैसे कि हम कार चलाते हैं, कार ड्राइव करते हैं, तो हो सकता है कार दुर्घटना हो, तो इस प्रकार की अनिश्चितता हमारे सामने बनी रहती है और वहाँ हम कार का बीमा करवाते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं। इसी प्रकार हम स्वास्थ्य बीमा करवाते हैं, इसी प्रकार हम व्यवसाय करते हैं, किसी प्रकार का रोजगार करते हैं, तो वहाँ भी हम उन अनिश्चितताओं के कारण हम वहाँ भी उसकी बीमा रखते हैं। तो इस प्रकार हम यूँ देखें कि इन अनिश्चितताओं को वैसे तो हम कवर नहीं कर पाते हैं, अनिश्चितताओं को हम बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक इनका हम इस प्रकार से गणना करें, इस प्रकार से उनका निर्धारण करें कि कुछ हद तक उन अनिश्चितता तथा जोखिम को हम क्या कर सकें, कम कर सकें। और उसके लिए हम यहाँ ये अनिश्चितता तथा जोखिम की स्थिति में किस प्रकार से हम अपना व्यवहार ठीक प्रकार से कर पाएँ, जहां हम अपने होने वाली अनिश्चितता तथा जोखिम को कम कर पाएंगे। लेकिन यहां हम यूँ देखेंगे अनिश्चितता तथा जोखिम में आखिर क्या समानता है, क्या अंतर है। तो हम यूँ कहें कि जोखिम है वो एक प्रकार की अनिश्चितता है। कोई भी हम कार्य करें उसमें जोखिम हो सकता है, लेकिन कितना होगा, कैसा होगा, वो अनिश्चितता बनी रहती है। इसलिए सारी के सारी जो जोखिम है वो एक प्रकार से क्या होगी, अनिश्चितता होगी। लेकिन सारी अनिश्चितता हम यूँ कहें कि जोखिम है, ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अनिश्चितता, जैसे हम हमारे जीवन की बात करें तो हमारे जीवन में कई प्रकार की अनिश्चितता बनी रहती है। कहाँ हमारे किस प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, किस प्रकार हमारे साथ गलत हो सकता है, अच्छा हो सकता है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। तो ये एक प्रकार की अनिश्चितता है। लेकिन हम यूँ कहें कि कार चला रहे हैं,
कार ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन हम यातायात के नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं और यूं कहें हम कि कार को हम ठीक प्रकार से नहीं चला रहे हैं, तो हमारे सामने अनिश्चितता बनी रहेगी। यहाँ भी अनिश्चितता रहेगी, लेकिन अनिश्चितता के साथ साथ यहाँ क्या है, कार ड्राइव कर रहे हैं तो हमारे सामने क्या है, जोखिम की भी संभावना होती है। चाहे कार को हम यातायात नियमों के अनुसार भी चला रहे हैं तो भी हमारे सामने अनिश्चितता बनी रहती है, और अनिश्चितता के साथ साथ एक संभावना और जोखिम की भी बनी रहती है। और इसी जोखिम के डर से हम हमारे कार का इंश्योरेंस बीमा करवाते हैं, जिससे होने वाली अनिश्चितता तथा जोखिम को कुछ हद तक हम क्या कर सकें, कम कर सकें। और इसी का अध्ययन आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम करेंगे। तो दोस्तों, इस अनिश्चितता तथा जोखिम की स्थिति को सबसे से पहले न्यूमैन मॉर्गेस्टर्न के अंतर्गत इसकी गणना की गई, जहां हमने ये देखा कि यहाँ अनिश्चितता अनसर्टेनिटी की स्थिति में उपभोक्ता किस प्रकार से व्यवहार कर पाएगा। लेकिन इस एनएम थ्योरी को पढ़ने से पहले हमें बर्नौली परिकल्पना को जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यहीं से ही उसकी कहीं न कहीं कड़ी जुड़ी हुई है। इसलिए हमें बर्नौली जो परिकल्पना है तो उसको भी जानना बहुत आवश्यक है। चलते हैं बर्नौली परिकल्पना, उसके बाद हम एनएम थ्योरी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि न्यू क्लासिकल जो अर्थशास्त्री है या नव प्रतिष्ठित जो भी सिद्धांत है, उनके अनुसार एक विवेकशील जो रैशनल उपभोक्ता होता है वो जुआ नहीं खेलता है, और ऐसी बाजी पर जुआ नहीं खेलता है जिसमें जीत हार की बराबर संभावना बनी रहती है। यानी जीत भी सकता है और हार भी सकता है, यानी 50-50 यानी 50-50 की संभावना है, या यूं कहें कि बराबर संभावना बनी रहती है। ये मानना है जो नव प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसके अंतर्गत। लेकिन ये क्यों नहीं खेलते हैं, इसकी जो निष्कर्ष निकाला है वो निकाला है बर्नौली ने, ठीक है। और वो किस प्रकार से निकाला है उसकी हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। इसका स्पष्टीकरण है वो स्विस गणितज्ञ है डेनियल बर्नौली ने 1732 में जो सेंट पीटर्सबर्ग है वहाँ वो अल्पकालीन आवास के लिए कुछ समय के लिए वहाँ रहे थे। उस दौरान उन्होंने देखा सेंट पीटर्सबर्ग में देखा कि रूसी लोग हैं वो 50-50 की यानी बराबर जीत हार की संभावना की जो बाजी है वहाँ दाव नहीं लगाते हैं या जुआ नहीं खेलते हैं। और यह जानते हुए भी दाव पर लगाई गई मुद्रा से अगर वो जीतता है तो मौद्रिक लाभ की गणितीय प्रत्याशा बहुत अधिक हो सकती है, ज़्यादा प्राप्त होंगे। लेकिन फिर भी वो वहाँ पैसा नहीं लगाता है, बाजी नहीं खेलता है, जुआ नहीं खेलता है। इसे ही उसे क्या कहा गया है, सेंट पीटर्सबर्ग विरोधाभास। किसको कहा गया है कि यहाँ इसने सेंट पीटर्सबर्ग में देखा कि जो रूसी लोग हैं वो बराबर संभावना की जो जीत हार की है वहाँ बाजी नहीं लगाते। और इसकी व्याख्या किस प्रकार से की है उसको भी हम यहाँ देखेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि लोग अपनी समस्त आय को ऐसे दांव पर लगाने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता घटती जाती है ज्यों-ज्यों आय बढ़ती है। जैसा कि हमने पीछे ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम, कौन सा, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो नियम है, लो है, जिसकी हमने पीछे चर्चा की है कि उपभोक्ता किसी वस्तु की एक के बाद एक या उत्तरोत्तर इकाइयों में वृद्धि करता है या उसकी इकाइयों में वृद्धि होती है, उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती है, घटती जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ हम देखें कि कोई भी उपभोक्ता है जिसके पास पैसों या आय में वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से उसकी बढ़ी हुई आय से उससे होने वाली जो सीमांत उपयोगिता वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। जैसे हम यहाँ उदाहरण लें कि एक गरीब वर्ग के लोग हैं या दूसरा अमीर वर्ग के लोग हैं, तो गरीब वर्ग के लिए यहाँ हम देखेंगे रुपए की सीमांत उपयोगिता अधिक होगी क्योंकि उनके लिए पैसे की महत्ता अधिक होती है उनको, और जबकि जो अमीर वर्ग है वहाँ उनकी होने वाली इकाई आय में होने वाली वर्ग जो वृद्धि है उससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता कम होगी। क्योंकि हम यूँ देखते हैं जहाँ अधिक जिस वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ बढ़ती जाती है उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो इस प्रकार उसने देखा कि इसी भावना के आधार पर जो लोग हैं, रूसी लोग हैं, वो बराबर जीत हार की संभावना पर पैसा नहीं लगाते। उसे हम एक संख्यात्मक उदाहरण के द्वारा और एक डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे। चलते दोस्तों बात करते हैं। जैसा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 20 रुपये जीतने और हारने की बराबर संभावना है, पर 200 रुपये का दाव है, वो जुआ है, वो नहीं लगाता है।
नहीं खेलेगा वो विवेकशील है, क्योंकि यदि वो जानता है कि यदि वो जीतता है तो उसके पास पैसे कितने हो जाएंगे, 220 हो जाएंगे, और अगर वो हार जाता है तो उसके पास कितने होंगे, 180 रुपये होंगे। इसको हम इस डायग्राम के अंतर्गत भी देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि उसके पास, ये देखें, अपन अंदाज़ा लगाएं यहाँ एक तालिका द्वारा काल्पनिक कि 150 रुपये हैं, तो उसकी उपयोगिता है वो मान लें 100 है, ठीक है। उसके पास 160 रुपये हों, 160 हों, तो उसकी उपयोगिता है 160, ठीक है। 170 हो जाएं तो उसकी उपयोगिता हो जाती है, यहाँ हम देखें 210। 180 हो, यहाँ हो जाती है 250, और 190 हो तो यहाँ हो जाता है 280, ठीक है। और 200 हो तो यहाँ हो जाता है 300। और हम बात करें 210 रुपये हो तो ऐसी स्थिति में उसके हो जाते हैं 310, और 220 रुपये हों तो उसकी होने वाली उपयोगिता है वो क्या हो जाएगी, यहाँ माने 315। तो इस तालिका से हम देख रहे हैं कि 150 है तो 100 के बराबर उसकी सीमा उपयोगिता प्राप्त हो रही है, सीमांत टोटल उपयोगिता, कुल उपयोगिता। 160 रुपये हुए तो कुल उपयोगिता हो गई 160, यानी यहाँ कुल उपयोगिता में कितने की वृद्धि हुई है, 60 की वृद्धि हुई है, ठीक है। 170 हुई तो यहाँ 50 की वृद्धि हुई है, ठीक है। यहाँ 40 की हुई है 170 से, ठीक है। फिर यहाँ 30 की हुई है, और यहाँ कितने की वृद्धि हुई है, अपन यहाँ देखें तो 10 की हुई है, 300 से 310 हुआ है, और यहाँ हो गई 5 की। अब मान लें कि 200 उसकी आय है, उसकी जो कुल उपयोगिता है वो 300 है। अगर वो जीतता है तो उसकी जो 220 रुपये हो जाएंगे, 20 रुपये जीतने पर, तो उसकी जो कुल उपयोगिता है पैसे की वो कितनी हो जाएगी, 315। अर्थात पहले 200 की स्थिति में कितनी थी, 300, और अब कितनी होगी, 315, यानी कितने की वृद्धि हुई है, 15 की हुई है। लेकिन वो हारता है तो उसके पास कितने पैसे हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे, और यहाँ उसकी जो कुल उपयोगिता कितनी है, 250 है। कितनी है, 250 है। 200 की स्थिति में कितनी थी, 300, लेकिन 180 की स्थिति में कुल उपयोगिता कितनी होगी, 250। अर्थात यहाँ कमी कितने की हुई है, 50 की हुई है। यानी यहाँ हम देखें जीतेगा तो उसकी कुल उपयोगिता में पैसों में 15 की वृद्धि होगी, लेकिन वो हार जाता है और उसके पैसे 180 हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में उसकी उपयोगिता में जो कितने की कमी होगी, 50 की। तो इस प्रकार उसको नुकसान होने की संभावना है, और ऐसी स्थिति में एक विवेकशील उपभोक्ता है वो पैसा नहीं लगाता है। इसको एक डायग्राम के अंतर्गत हम समझें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये स्थिति उसकी आय की है, ठीक है। अगर वो जीतता है, आय बढ़कर OY2 हो जाती है, तो उसकी कुल उपयोगिता में, यहाँ उपयोगिता में कितने की वृद्धि हुई है, Q2 की हुई है। लेकिन वो हार जाता है तब इसकी आय OY1 हो जाती है, और यहाँ इसकी उपयोगिता में Q1 कमी होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं होने वाली कमी क्या है, अधिक है, इसलिए उसे नुकसान होने की अधिक संभावना है। इसलिए यहाँ हम देखेंगे कि बर्नौली परिकल्पना के अनुसार कोई विवेकशील उपभोक्ता है वो क्या है, जीत हार की बराबर संभावना है, वह पैसा नहीं लगाता है। इसे प्रत्याशित मूल्य, एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंतर्गत भी समझ सकते हैं। प्रत्याशित मूल्य क्या होता है, इसके आगे आने वाली वीडियो पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अंतर्गत हम होने वाले जो भी जोखिम है या होने वाला जो भी लाभ है उसका हम गणितीय गणना, मतलब एक होने वाली जो प्रत्याशित आय है उसका निर्धारण कर सकते हैं कि हमें क्या संभावना है, कितना हमें प्राप्त हो सकता है या कितना हमें जोखिम हो सकता है, उसका निर्धारण इस प्रत्याशित मूल्य के द्वारा, एक्सपेक्टेड वैल्यू के द्वारा किया जा सकता है। जिसका हम यहाँ मेथड देखें, ये है, यहाँ P जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। यहाँ हम देखें जीतने की प्रोबेबिलिटी,
और 1 माइनस पी यानी हारने की प्रोबेबिलिटी, कितनी संभावना है। ठीक है, जीतता है तो क्या स्थिति होगी, वो ए है, और हारता है तो वो स्थिति बी है। तो हम यहाँ देखें कि यहाँ जीत और हार की दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, वो कितनी है, बराबर है। यानी हम यहाँ देखें जीत की भी कितनी है, 0.5 है, और हम यहाँ देखें हार की भी कितनी है, 0.5 है। लेकिन जीतता है तो उसके पैसे कितने हो जाते हैं, 220 हो जाते हैं। लेकिन हारता है तो उस स्थिति में उसके पैसे कितने हो जाते हैं, 180। इस प्रकार ये 0.5 इंटू 220 110 होगा, और ये कितना होगा, 90। और यहाँ हम देखें तो प्रत्याशित जो आय है, मूल्य है, वो कितना है, वो 200 है। और हम देख रहे हैं कि उसके पास पैसा भी कितना है, 200 है, और जीतने की संभावना की स्थिति में देखें तो भी कितना है, 200 है। तो हम यहाँ देखें कि यहाँ इस प्रकार से हमने प्रत्याशित मूल्य के द्वारा इसका निर्धारण किया है। तो वहाँ भी हम देख रहे हैं कि यहाँ आय जीतने की उस जुए के द्वारा जीतने की कोई संभावना नहीं है, वो भी उसी के बराबर है। इसका मतलब है एक विवेकशील, एक रैशनल उपभोक्ता यहाँ बाजी नहीं खेलेगा। ठीक है, इस प्रकार बर्नौली परिकल्पना से स्पष्ट होता है कि जब जीत हार की बराबर संभावना हो तो विवेकशील उपभोक्ता जुआ में बाजी नहीं लगाता है। जैसा कि इस गणितीय उदाहरण से स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के पास 200 रुपये है, तब जुआ से होने वाली प्रत्याशित आय भी कितनी है, 200 रुपये होने की संभावना है, जो कि बिल्कुल बराबर है। अधिक होती तो हो सकता है वो खेल सके, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जीत हार की बराबर संभावना है और उससे होने वाली प्रत्याशित आय भी उतनी है। तो ऐसी स्थिति में एक विवेकशील उपभोक्ता पैसा नहीं लगाएगा। ये है बर्नौली परिकल्पना। दोस्तों, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। इसके बाद आने वाले वीडियो में न्यूमैन मॉर्गेस्टन एनएम थ्योरी पर चर्चा करेंगे, फिर फ्रीडमैन सीवेज परिकल्पना पर चर्चा करेंगे, मार्कोविज परिकल्पना पर चर्चा की जाएगी, और इनसे अर्थशास्त्र विषय से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़े मज़ेदार टॉपिक है। इसको आप वीडियो को 1-2 बार देखना, नोट्स बनाना, बिल्कुल समझ में आएंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी सरल होंगे, सही होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।